हेलो बच्चों। आज काफ़ी दिनों बाद केमिस्ट्री का लेक्चर यहाँ पे डाल रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने काम कर ही लिया होगा इतना तक। तो इससे पहले मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात की थी और उसकी एप्लीकेशंस की बात की थी। ठीक है, आज मैं बात कर रही हूँ, आपको पता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो क्या करती है, जो डिफरेंट्स जो भी आपने धातुएं ले रखी हैं, कुछ अधातुएं ले रखे हैं, ठीक है, तो उनकी क्या बताती थी वो, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उनके मान आपको उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में मिलते थे। ठीक है, अब जब क्या है वो तो मानक अवस्था में, ठीक है, मानक अवस्था में जब आपने कोई भी पदार्थ ले रखे हैं, ठीक है, या उसके जो भी आयंस ले रखे हैं, अपचयित अवस्था ले रखी है, ऑक्सीकृत अवस्था ले रखी है, तो उनके इलेक्ट्रोड विभव तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब मानक अवस्था में नहीं होगा तब आप कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान निकालेंगे उनके, तो इसके लिए नर्स्ट ने नर्स्ट समीकरण दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोड विभव के लिए नर्स्ट समीकरण। ठीक है, तो अब बात करते हैं, चलिए, कि कोई भी एक इलेक्ट्रोड निकाय होता है और उस इलेक्ट्रोड निकाय का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें जान लेना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। ठीक है, तो पहला पहला वो निर्भर करेगा कि जो भी आपने इलेक्ट्रोड ले रखा है, इलेक्ट्रोड मैंने क्या बोला था कि कोई भी धातु की आप छड़ ले लो वो इलेक्ट्रोड का काम करेगी। ठीक है, तो वो जो धातु छड़ यानी जो इलेक्ट्रोड आपने ले रखा है वो उसकी क्या प्रकृति है। ठीक है, अब जिस आपने विलयन में उसको डुबो रखा है उस विलयन का सांद्रण कितना है। ठीक है, आगे बात समझ में, लेस कंसंट्रेटेड है, मोर कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आयनों का सांद्रण, क्योंकि जो विलयन होगा उसमें आयंस होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे फिर, आयंस कंसंट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप बोलोगे कि जो आपने विलयन ले रखा है उसमें जो धातु आयन होंगे उन धातु आयनों की प्रकृति क्या है। ठीक है, और लास्ट हम बोलेंगे कि टेम्परेचर क्या है। ठीक है, किस टेम्परेचर में आप कोई भी सेल अभिक्रिया संपन्न करा रहे हो और उस सेल अभिक्रिया के लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो ताप आपने कितना ले रखा है। ठीक है, हो गया। तो इन सब बातों पे क्या करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने क्या कर रखा था कि अलग अलग पदार्थ ले रखे हैं, ठीक है, उनके ऑक्सीकृत रूप ले रखे हैं, अपचयित रूप ले रखे हैं, और मानक अवस्था ले ली। मानक अवस्था मतलब कि आयनों का सांद्रण ले रखा है, मतलब जो भी आपने विलयन ले रखा है वो कितना ले रखा है, 1 मोल प्रति लीटर ले रखा है। टेम्परेचर आपने ले रखा है 298 केल्विन ले रखा है, या फिर आप बोल सकते हो कमरे का तापमान यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले रखा है। ठीक है, गैस का दाब आपने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रखा है। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रखा है। तो ये तो हो गया मानक अवस्था। तो मानक अवस्था में आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कहाँ से मिल जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल जाएगा। लेकिन जब मानक अवस्था नहीं है, ठीक है, जब आयनों का सांद्रण 1 मोल प्रति लीटर नहीं है, जब ताप सपोज 298 केल्विन नहीं है, जब ताप तो 298 केल्विन है लेकिन दाब क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, कम है या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की गणना करने के लिए आप एक समीकरण की सहायता लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, नर्स्ट समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब नर्स्ट समीकरण क्या करती है, जो इलेक्ट्रोड विभव होता है और उसके जो भी इलेक्ट्रोड निकाय है उसके ताप और उसमें निहित जो भी स्पीसीज होंगी सांद्रण में, मतलब जो भी आयंस होंगे उनके मध्य क्या करता है, एक संबंध स्थापित करता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इस संबंध को हम फिर नर्स समीकरण कह लेते हैं। ठीक है, तो बात करूं आगे, तो मैं लिख रही हूँ, जैसे मतलब बोला कि कोई भी आपने अपचयन इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड ले लिया, उसके लिए आप नर्स समीकरण कैसे लिखोगे, तो ये पहले से मतलब क्या है, दी हुई है उन्होंने। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ई, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और आगे इक्वल टू ई नॉट सेल। ठीक है, ये सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, माइनस आर टी अपॉन क्या कर लोगे, एन एफ इंटू लॉग, आप यूँ लिखना इसको, लॉग बेस ई। ठीक है, हो गया, लॉग बेस ई। इसके बाद क्या लिखोगे, जो भी अपचयित अवस्था होगी, इसका मतलब जिसका भी अपचयन हो रहा होगा आप उसको ऊपर लिखोगे। ठीक है, अपचयित पदार्थ जो भी होगा, अपॉन में क्या करोगे, ये मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया, ये क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन बताएगा। ठीक है, उस अपचयित पदार्थ की क्या है, ये कंसंट्रेशन, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, और नीचे क्या लिख लोगे आप, ऑक्सीकृत अवस्था। ठीक है,
तो इसको भी किस में कर लोगे, बड़े ब्रैकेट के अंदर कर लोगे। ठीक है, तो ये जो समीकरण मैंने यहाँ पे दे रखी है E इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग बेस ई, अपचयित अवस्था, ये अपॉन का साइन है यहाँ पे, अपॉन क्या, ऑक्सीकृत अवस्था। ठीक है, तो E क्या है यहाँ पे और E नॉट क्या है यहाँ पे। E क्या है, जो इलेक्ट्रोड निकाय है उसका अपना क्या, अपचयन विभव। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। E नॉट सेल क्या है, उसी इलेक्ट्रोड निकाय का जो मानक अपचयन विभव होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। आर क्या है, आर है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पता है 8.314, क्या लिखते हैं हम, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है, तो इतना लिखते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेना आप आगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो टी है, टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो टी आपको दिख रहा है, टी क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन निकाय होगा उसका तापमान हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा, एन, एन क्या है, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्सेप्ट हुए हैं या डोनेट हुए हैं, तो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आ गई बात समझ में। एफ क्या है, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ है यहाँ पे फैराडे। ठीक है, क्योंकि विद्युत विभव की या इलेक्ट्रोड विभव की जब भी हम बात करते हैं तो हम फैराडे लेते हैं। तो एक फैराडे का मान कितना होता है, 96500 कूलाम्स। ठीक है, मैंने सी से दिखा दिया ऐसे, कूलाम। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इनकी वैल्यू आप रखोगे आगे। ठीक है, तो इसलिए मैं ये सारा बता रही हूँ, तो आप लिख लेना। और एन मैंने बता दिया आपको कि क्या है, जब भी इलेक्ट्रोड पर जो भी अपचयन प्रक्रिया के फलस्वरूप या जो ऑक्सीकृत अवस्था होगी उसमें 1 मोल द्वारा जो भी अपचयित अवस्था में परिवर्तित होने पर जितने भी इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किए हैं, यानी सीधे लिख लेना एन इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड बाय जो भी स्पीसीज हो गए। ठीक है ना, हो गया। तो ये सब हो गए। ठीक है, अब आगे हम इसको क्या करेंगे, जो हाँ ये भी इसमें देख लेना, जो मैंने बटे में लिखा हुआ था, ऊपर लिखा था मैंने अपचयित अवस्था, नीचे क्या लिखा था, ऑक्सीकृत अवस्था। ठीक है, तो अपचयित अवस्था और ऑक्सीकृत अवस्था मतलब, ऑक्सीकृत अवस्था से आप क्या बोलोगे कि कोई भी जो अपचयित होने वाला पदार्थ है उसका क्या सांद्रण है। मैंने बोला था आपने बड़ा ब्रैकेट लगाना है, उसके अंदर लिखना है। ठीक है, तो अपचयित होने वाले पदार्थ का सांद्रण। ठीक है, इसके बाद जो अपचयित अवस्था होगी वो क्या होगा, अपचयन से, जो अपचयन से मतलब जब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए उससे प्राप्त जो भी आपको पदार्थ मिला है, ठीक है, उसका क्या होता है, सांद्रण होता है। तो उसको हम नीचे बटे में लिख लेते हैं। आगे बात समझ में। तो इस तरह से है। अब मैं क्या करूं, कोई मैंने सपोज एक रिएक्शन ले लिया। ठीक है, मैंने रिएक्शन ले ली इस तरह से, Mn पॉजिटिव। अब यहाँ क्योंकि ये क्या रहेंगे, विलयन में उपस्थित रहेंगे, तो मैंने एक्वस कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये अपचयित अवस्था है या जो भी है, ओ सॉरी ऑक्सीकृत है। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ N पॉजिटिव, यहाँ मतलब क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे। सपोज मैंने मान लिया यहाँ N प्लस, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, N इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने के बाद ये अपचयित होकर क्या बना लेता है, M सॉलिड बना लेता है। कोई रिएक्शन है सपोज। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं नर्स्ट समीकरण लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी, पहले ई यहाँ जैसे हम लिख ही रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है पहले क्या था, देखो राइट हैंड साइड में, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको लिखेंगे, क्या करोगे आप ऐसे लिख लोगे, ई एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम इक्वल टू ई नॉट। ठीक है, ई नॉट एम एन पॉजिटिव एम, ठीक है, माइनस आर टी अपॉन एन एफ, ये नए समीकरण है। आगे यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नीचे लिख लेती हूँ, लॉग बेस ई, ऐसे करके। अब देखो ऊपर क्या लिखना है हमने, अपचयित अवस्था निकली है, नीचे क्या लिखनी है, ऑक्सीकृत अवस्था। तो अपचयित अवस्था ये है जब उसने क्या कर लिए हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, इसको हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर बंद। ठीक है, ऑक्सीकृत अवस्था क्या है, ये पहले वाली। ठीक है, जब क्या है, एम एन पॉजिटिव, और इसको भी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी अभिक्रिया, यहाँ मैंने M ले रखा है, कोई भी धातु ले रखी है, वो क्या है, सपोज मैंने M ले ली, तो आपको कॉपर दे सकता है, जिंक दे सकता है, कैडमियम दे सकता है, मरकरी दे सकता है, सिल्वर दे सकता है। तो आपने उसकी ऑक्सीकृत अवस्था और अपचयित अवस्था देखनी है, और इस तरह से उसके लिए आपने जो नर्स्ट समीकरण है उसको बना देना है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो आगे इसको और डिफाइन करती हूँ। आगे जो ये आर टी अपॉन एन एफ है, लॉग ई है, इसको हम क्या करते हैं। ठीक है, तो आगे देखो
मैं क्या करती हूँ, अब आपको पता है यहाँ पे जो Mn पॉजिटिव थी एक्वस में वो ऑक्सीकृत अवस्था है और उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है धीरे धीरे। तो वो अपचयित होकर किस में कन्वर्ट हो जा रही है, M सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या है, जब वो आगे पहले मैं इसको बता देती हूँ थोड़ा सा। E, ठीक है, Mn पॉजिटिव M इक्वल टू E नॉट। ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रॉन निकाय का अपचयन विभव है और ये वाला क्या है, मानक अपचयन विभव। E नॉट ऑफ सेल, सेल में मतलब आपने क्या लिखना है, जो भी ऑक्सीकृत और अपचयित अवस्था हो गई। M सॉलिड कर दिया। ठीक है, या नहीं भी लिखो, सॉलिड लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, जगह बच जाएगी। अब आगे क्या करूँगे, माइनस R की वैल्यू जो सॉरी जो log E लिखा था मैंने, ठीक है, मैं इसको पहले यहाँ पे लिख देती हूँ 3.303 RT अपॉन NF। log E लिखा था आपने, तो आप इसको log बेस 10 भी लिख सकते हो। जब हम इसको log बेस 10 लिखते हैं तो तब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब आगे वही लिख लेना, ऑक्सीकृत अवस्था यानी M, अपचयित अवस्था अपॉन ऑक्सीकृत अवस्था यानी M S और Mn पॉजिटिव, और इनको ब्रैकेट में बंद कर देना। ठीक है, अलग अलग बंद करना, ऐसे नहीं करना। ठीक है, हो गया इतना। अब आगे मैं क्या करती हूँ, R की वैल्यू रख लेती हूँ, T की वैल्यू रख लेती हूँ, जो भी सांद्रण है उसकी वैल्यू रख लेती हूँ। तो तब समीकरण मुझे किस तरह से प्रकार प्राप्त होगी, देखो क्या लिखूँगी मैं, वही E Mn पॉजिटिव M इक्वल टू E नॉट Mn पॉजिटिव M, ठीक, माइनस 2.303 तो पहले से इंटू R की वैल्यू मैंने लिख दी 8.314 इंटू टेम्परेचर मैंने ले लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो, या फिर क्या लिख लो 298। ठीक है, क्योंकि वैल्यू सारे उसमें लिखूंगी मैं, अपॉन N जितने भी आएंगे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी आएंगे। ठीक है, इंटू क्या कर दिया आपने, 1 फैराडे का मान मैंने अभी आपको बताया था 96500 कूलम्स। ठीक है, आगे लॉग बेस 10, और क्या करोगे, जो अपचयित अवस्था है अपॉन ऑक्सीकृत अवस्था, इनको क्या कर देना, ब्रैकेट में कर देना। इस तरह से ब्रैकेट में कर लिया। अब देखो क्या करना है, n को हम फिलहाल छोड़ देंगे क्योंकि इसके हमें मान पता नहीं है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं ये हमें नहीं पता। कौन मतलब अपचयित जब हो जा रहा है पदार्थ तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो हम कोई एग्जाम्पल ले लेंगे, उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो इस सब का जो मान आता है, जो इतना है, इतना मैंने ले लिया, ये इसका मान आता है 0.059 अप्रॉक्स। ठीक है, 0.0591 तक आता है। तो हम 3 वैल्यूज़ लेते हैं दशमलव के बाद, तो मैं क्या लिख लूँगी, इसकी जगह पे 0.059 लिख लूँगी, अपॉन n लिख लूँगी, ये ऐसे ही रहेगा और ये टर्म भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इस सब की कैलकुलेशन करके मैंने यहाँ पे देखो समीकरण में भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो आप ऐसे मत समझना कि ये कहाँ से आया। ठीक है, ये अपॉन का साइन है, ये अपॉन का साइन है। ठीक है, ये अपॉन का साइन है, ये अपॉन का साइन है, पूरा सही से करना है इसको। ठीक है, तो मैं अब लिख लेती हूँ, लिख लिया मैंने, E Mn पॉजिटिव M इक्वल टू E नॉट Mn पॉजिटिव M। ठीक है, माइनस पूरी जो कैलकुलेशन करके आया था 0.059 अपॉन n, तो हमें पता नहीं, तो n तो ऐसे ही रहेगा। आगे log बेस 10। ठीक है, और जो भी अपचयित होगी अवस्था उसको लिख दिया, उसके सांद्रण को व्यक्त कर दिया, और जो ऑक्सीकृत अवस्था है उसके सांद्रण को व्यक्त कर दिया, इस तरह से। तो ये अभिक्रिया इतनी आ गई। ठीक है, अब क्या होता है, जो भी हमने मतलब ये ले रखा है, अपचयित अवस्था ले रखी है, या जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जो अपचयित अवस्था आ गई, ठीक है, तो क्योंकि क्या हो गया, ये सॉलिड हो गया, देखो S लिख रही हूँ मैं ब्रैकेट में। तो जब भी कोई भी पदार्थ एक ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो भी कंसंट्रेशन है, इसके जो भी सांद्रण है, उसको हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, यानी इकाई मान सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे यहाँ पे आप एक लाइन लिखना कि चूंकि कोई भी एक ठोस है उसके सांद्रण को इकाई माना जाता है, तो हम ms की जगह यानी m सॉलिड की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रबड़ ले लेती हूँ, मैंने इसको मिटा दिया,
और मैंने इसकी जगह क्या ले लिया है, आप लिख लेना, जो मैंने बोला है वर्डिंग पे ध्यान देना। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो 1/mn पॉजिटिव आ गया। देखो ये वाली जो रिएक्शन है ये यही है, ठीक है। तो पूरी वही है, mn पॉजिटिव अपॉन m सॉलिड इक्वल टू ई नॉट सेल, या ई नॉट सेल में कौन से वाले हों, जो भी आपके आयंस आपने ले रहे हैं, mn पॉजिटिव अपॉन m माइनस ये कैलकुलेशन करके 0.059 आया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कोई भी एग्जाम्पल लोगे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे, इनटू log बेस 10 है ये, ठीक है। ये इस तरह से लिखना जैसे मैंने लिखा हुआ है, log बेस 10 इंटू 1/mn पॉजिटिव, ठीक है, हो गया। तो इतना कर लेना। तो ये क्या है, नष्ट समीकरण है, ठीक है। इसका ये सबसे सरलतम रूप है, ठीक है। आ गई बात समझ में। आगे अब आगे देखो, मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप कॉपी में देख लेना उसको। देखो कोई भी एक डेनियल सेल ले लिया, उसमें हमने एक सेल अभिक्रिया ले रखी है इस तरह से, ठीक है, कि जिंक सॉलिड है और उसके आयन से और कॉपर है, और वो क्या हो रही है, रिड्यूस होके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो आप इसके इस तरह से लिख सकते हो रिएक्शन। यहाँ पे मुझे इतनी इमेज मिली थी तो मैंने इतना ही करा, आप इसको आगे ऐसे कर लेना कि सपोज क्या कर लेना, आपको पता है जिंक क्या करता है, जिंक में ऑक्सीडेशन होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिंक इस साइड रहती है, ठीक है, और कॉपर इस साइड रहता है। तो इस साइड जो भी सेल रहता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, इस साइड जो भी सेल रहता है, यहाँ पे हमने कॉपर का ले रखा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जिंक क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, और क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी, ठीक है। कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर क्या करेगा, यूं जी यहाँ, ठीक है, सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन रहेंगे, तो इस तरह से क्या करेगा, ये रॉड है जिंक और कॉपर रॉड, तो कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करेंगे, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे एक्सेप्ट करके आगे क्या कर देंगे, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे जमा होने लग जाएंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इतना कर लेना, ठीक है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसके लिए जो नॉइस्ट इक्वेशन है उसको दोगे तो कैसे करोगे, पहले वही कर देना है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या हुई थी, जो मैंने आपको बताया था कि जिंक को किस में कन्वर्ट कर देना, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, और यहाँ पे लिख देना ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। कॉपर 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, और इसमें क्या, इसको किस में कन्वर्ट कर देना, कॉपर सॉलिड में, यहाँ पे लिख लेना रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। इसके बाद ओवरऑल रिएक्शन क्या दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट दोगे, और ओवरऑल रिएक्शन क्या दोगे, जिंक सॉलिड में अवस्था में था पहले, ठीक है, प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू करोगे, क्या करोगे, Zn2 पॉजिटिव करोगे, और प्लस कॉपर सॉलिड करोगे, इस तरह से हो गया। तो इसको ओवरऑल रिएक्शन दे देना, और इसको क्या कर देना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, और इसको रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये इस तरह से कर लिया। अब इसके बाद आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2 है। n की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, पहले तो कॉपर के लिए जो नॉइस्ट इक्वेशन है उसको लिख लोगे, और सेम उसी की तरह फिर किसके लिए इक्वेशन लिख लोगे, जिंक के लिए लिख लोगे। तो मैंने यहाँ पे कॉपर के लिए लिख लिया है, देखो ई कॉपर, ई Cu2 पॉजिटिव, जो भी उसकी आयनित अवस्था है उसको आप पहले लिखोगे, ठीक है। तो Cu2 पॉजिटिव मैंने आगे लिखा, और कॉपर के परिप्रेक्ष्य में लिखा है इक्वल टू ई नॉट सेल Cu2 पॉजिटिव Cu, और यहाँ पे क्या कर दिया 2.303। आपको ये नहीं लिखना है तो आप सीधे ऐसे लिख सकते हो 0.059 अपॉन n लिख सकते हो, और n का मान यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है। और सीधे लिख देना है log बेस 10, और कॉपर की जो भी रिड्यूस्ड स्टेट होगी वो लिख दी ऊपर, और नीचे क्या लिख दी, कॉपर 2 पॉजिटिव लिख लिया। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से हो गया। अब ये तो कॉपर के लिए बन गई। अब सेम ऐसी किसके लिए बनेगी, जिंक के लिए। जिंक के लिए भी मैंने कर दिया, जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक या सिंगल खड़ी लाइन, ये मैंने आपको पहले बता रखे हैं, जिंक तो इक्वल टू ई नॉट ऑफ दिस, और यहाँ पे भी 2.303 RD अपॉन NF लिख लो, या n की जगह 2 का मान 2 लगा दोगे, और इतना पोर्शन जो f समेत है, f समेत, उसको आप क्या लिखते हो, 0.059 लिखते हो। लॉग बेस 10 लिखना, जिंक की जो रिड्यूस्ड अवस्था होगी उसको ऊपर लिख देना है, और ऑक्सीडाइज्ड स्टेट होगी उसको नीचे लिख देना है, ठीक है। अब जो ये है
मतलब जो ये है इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, और फर्स्ट को जो भी है क्या कर दो, फर्स्ट सेकंड को जो हमने उसमें दिया था, ठीक है, पहले जो मतलब लास्ट इक्वेशन दी है सब्स्टिट्यूट कर लो इनको, ठीक है। तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूट किया तो इस तरह से देखो, फर्स्ट सेल को फर्स्ट रिएक्शन को सेकंड से, तो ई सेल निकल जाएगा, पूरे सेल का निकल जाएगा, ठीक है। जो भी अपचयन विभव आना होगा या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी आना होगा वो निकल जाएगा। तो क्या करोगे, फर्स्ट से आप सेकंड को माइनस कर रहे हो, तो इस तरह से माइनस किया, ठीक है। तो जो भी आयंस होंगे उनको आप ले लोगे सामने, ठीक है, आयंस वाले, यानी जो ई नॉट सेल है ये वाला है और ई नॉट सेल ये वाला है, इनको आपने क्या कर लिया, आगे ले लिया। 2.303 RT अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ डोनेट हो रहे थे जिंक में, और वहाँ क्या हो रहे थे, एक्सेप्ट हो रहे थे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही हैं। तो इसका मतलब ये पूरा भी क्या है, क्या कर लेना है हमने आगे, आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लिया एक ही, दोनों में से एक, ठीक है। इसके बाद लॉग तक कॉमन ले लिया। अब इसमें क्या है, ये जिंक है और यहाँ क्या है, कॉपर वाला है। तो आपको पता है जिंक का सांद्रण कितना 1, कॉपर का सांद्रण कितना 1, ठीक है, जो मतलब रिड्यूस्ड अवस्था होगी क्योंकि ठोस हो जाएगा तो इनके सांद्रण 1 हो जाएंगे। तो 1 मतलब जिंक को आप हटा दोगे, 1 रख लोगे, कॉपर को हटा के 1 रख दिया, तो इनकी जो अब सब्स्टिट्यूट किया है आपने, तो क्या कर दोगे, आगे क्या हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी इसकी उसमें क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको देखो ये मिल गया, इस तरह से एक समीकरण मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें अब आपको दिख रहा होगा, क्या करोगे, इस तरह से जो जिंक 2 पॉजिटिव है अपॉन क्या कर लोगे, Cu2, ये जिंक और ये जिंक इनमें काटना नहीं है, मतलब इनकी जगह 1 वैल्यू रख लेनी है। तो इस तरह से क्या आ जाएगी, इस तरह से Zn2 पॉजिटिव एक्वस अपॉन इस तरह से लिख लेना Cu2 पॉजिटिव एक्वस मिल जाएगा, और ये पूरी रिएक्शन इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, हो गया। तो मान प्रतिस्थापित करने पे आपको इस तरह से एक क्या मिल गई, समीकरण मिल गई, ठीक है, हो गया। तो नष्ट समीकरण दोनों से, ये पूरी जो सेल अभिक्रिया है इसके लिए आपने क्या दे दी, एक सेल अभिक्रिया या जो भी सेल अभिक्रिया के लिए नष्ट इक्वेशन दे दी, ठीक है। अब आपको इनके मान अगर निकालने हैं तो देखो क्या दिया रहेगा, इस तरह से देखो, इसका भी कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया रहेगा, इसका भी कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया रहेगा। तो इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ई नॉट सेल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे 0.059 अपॉन 2, ये वाला मतलब जो इतनी वैल्यू थी ये है, ठीक है। लॉग बेस 10 ये है, और जो भी आप अपचयन हो रहा है जिसका भी, वो यहाँ ऊपर आ जाएगा, जिसका भी ऑक्सीकरण हो रहा है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह से है, सेल रिएक्शन दे रखी, तो मैंने इस तरह से समझा दिया, ठीक है। हो सकता है किसी उसमें क्या हो रहा हो, कॉपर ऊपर आ रहा हो, जिंक नीचे आ रहा हो, कोई रिड्यूस्ड होगा, ठीक है, ठीक है। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अपचयित अवस्था ऊपर और ऑक्सीकृत अवस्था नीचे। तो यहाँ पे मतलब क्या आ जाएंगे, अपॉन में जो भी आपने ये वाला ले रखा है पोर्शन, इसमें क्या आ जाएंगे, उनकी कंसंट्रेशन आ जाएंगे। कंसंट्रेशन को किसी पहले वाले को अगर आप मान रहे हो तो उसकी कंसंट्रेशन C1 मान लो, दूसरे वाले की मान रहे हो तो उसकी कंसंट्रेशन क्या मान लो, C2 मान लो। और वो आपको जो न्यूमेरिकल आप करोगे, इसमें बहुत आते हैं इसके न्यूमेरिकल, वो आपको पहले से क्या होगा, दिया हुआ रहेगा। अगर तो इस तरह से क्या हो रहा होगा, जो ई सेल है या ई नॉट सेल है जो भी होगा, ठीक है, आपको निकालने के लिए आएगा, तो उसकी वैल्यू इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। आपने जब हम वो निकाल रहे थे, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने देखा था कि कब अभिक्रिया की फिजिबिलिटी क्या थी, कब अभिक्रिया संभव हो रही थी, कब नहीं हो रही थी। इसका मतलब जो ई सेल है उसका मान ऋणात्मक है या धनात्मक है या कुछ नहीं है, तो तब क्या हो रहा था, किस कंडीशन में इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आ रही थी, तो तब अभिक्रिया संभव हो रही थी या नहीं हो रही थी, ठीक है। तो वो आपको पता चल जाएगा कि इस सेल अभिक्रिया मतलब ये जो सेल अभिक्रिया है ये संभव है या नहीं है, ठीक है। तो ये इसके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आप मान निकालोगे उसके मान की जो वैल्यू होगी, नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो, उससे क्या होगा पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने उसमें भी बताया था आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि आपको पता था जब ई नॉट सेल का मान धनात्मक हो रहा था तो हम बोल रहे थे कि हाँ अभिक्रिया क्या है, संभव है। जब ई नॉट सेल का मान नेगेटिव आ रहा था तो तब हम क्या बोल रहे थे कि अभिक्रिया संभव नहीं है। ये सब मैंने पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना, हो गया। अब एक बार ऐसा भी हो रहा था जब ई नॉट सेल का मान क्या हो,
ज़ीरो आ रहा हो, तो तब हम क्या बोल रहे थे कि अभिक्रिया या जो भी इलेक्ट्रॉन निकाला है वो क्या होंगे, साम्य अवस्था में स्थित होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताया था मैंने पहले। तो यहाँ पे अब यहाँ पे तो खैर मान दे नहीं रखे हैं इनके, मतलब जो ई नॉट ऑफ किसका, कॉपर का है या फिर ई नॉट ऑफ जिंक का है, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान नहीं दे रखे हैं, तो आपको ई नॉट सेल आपको यहाँ पे प्राप्त मतलब ज्ञात नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो जस्ट एज ए एग्जांपल मैंने दे रखा है, इसी के बेस्ड मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी दूंगी। ठीक है, पीडीएफ में, और बाकी तो बोर्ड में हम समझा लेंगे वहाँ स्कूल में, तो तब कर लेंगे। बट आप इस नॉस्ट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से कर लेना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है कि कोई भी आपने इलेक्ट्रॉन निकाय ले रखा है, उसमें क्या है, जो भी सेल अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ठीक है, तो उस सेल अभिक्रिया की संभाव्यता क्या है। ठीक है, एक तो आपने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी उससे समझ लिया था। ठीक है, और दूसरा अब आप कोई भी सेल अभिक्रिया संभव हो रही है, ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, ऊर्जा, मतलब उसमें रिलीज हो रही है, होती है। ठीक है, तो उस ऊर्जा के मान के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन निकाय की जो सेल अभिक्रिया है वो संभव होगी या नहीं होगी, इसके मध्य जो एक रिलेशन है, ठीक है, उस रिलेशन को हम इस तरह से देखो यहाँ पे है, निकालते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन में देखो क्या होता है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी, कोई भी देखो, कोई भी अभिक्रिया कोई भी ले लिया आपने, जरूरी नहीं है सेल रिएक्शन ही है, कोई भी अभिक्रिया आपने ले रखी है, उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, ठीक है, अगर कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मुक्त ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो वो मुक्त, अब मैंने जब थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको सिस्टम और सराउंडिंग्स में पढ़ाया था। ठीक है, जिसमें आपको मैंने स्टेट फंक्शंस वगैरह पढ़ाए थे, तो जिसमें जी का भी जिक्र हुआ था, ये कैपिटल जी, जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी में क्या होता है, जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं, जो भी मतलब अपने आप होने वाली जो भी अभिक्रियाएं हैं, उनमें जितनी भी ऊर्जा मुक्त हो रही होगी, ठीक है, तो जो भी अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो वो अभिक्रिया क्या होती है, उस दिशा में क्या होती है, अग्रसर होती है, जहाँ क्या हो रहा हो, मुक्त ऊर्जा का मान क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इसका मतलब जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसका मान जब क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब जब मान नेगेटिव होगा तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संभाव्य हो जाएगी, यानी अभिक्रिया संपन्न होगी। ठीक है, अगर जो गिब्स फ्री एनर्जी है या जो भी मुक्त ऊर्जा हो रही है उसका मान धनात्मक में आ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो तब क्या नहीं होगा, अभिक्रिया संभव नहीं होगी। ठीक है, अब इसका सीधा सीधा रिलेशन जो ई नॉट सेल है उसके साथ कैसा है, या ई सेल है उसके साथ कैसा है, हम देख लेते हैं एक समीकरण द्वारा। तो समीकरण है इसमें कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि अभिक्रिया तब संपन्न होती है जब इसका मान क्या हो रहा हो, कम हो रहा है, यानी माइनस में चल रहा है, यानी ऋणात्मक हो, तो जीरो से कम होगा। ठीक है, हो गया, तो जीरो से कम होना चाहिए, ये तो यहाँ पे देख लेना आप। इसके बाद आगे कह रहा है कि कोई जो सेल अभिक्रिया है वो संपन्न होगी या नहीं होगी, इसका गिब्स फ्री एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। तो रिलेशन है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का एन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एफ यानी फैराडे, और ई सेल यानी जो भी सेल आपने ले रखा है उसका जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो ये क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन निकाय के लिए उस सेल अभिक्रिया के साथ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ जी का क्या संबंध है, ये रिएक्शन इस संबंध को दर्शाती है। अब अगर आपने ये तो नॉर्मल के लिए, अब अगर आपने मानक अवस्था ले रखी है, ठीक है, वही कि सांद्रण क्या ले रखा है, 1 मोल प्रति लीटर ले रखा है, टेम्परेचर 298 केल्विन ले रखा है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रखा है, तो तब डेल्टा जी का मान ई नॉट सेल के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ ई सेल की जगह क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा। तो डेल्टा जी इक्वल टू है यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का एन एफ, फैराडे की वैल्यूज इतनी होती है 96500 कूलाम, ठीक है, और यहाँ ई नॉट सेल आप लिख लोगे। ठीक है, तो दोनों के लिए या तो अपचयन विभव दे रखा होगा या मानक अपचयन विभव दे रखा होगा किसी इलेक्ट्रोड का।
ठीक है। तो ये रिलेशन है, आगे बात समझ में। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये जो रिलेशन है या जो भी अभिक्रिया आपने लिख रही, जो भी मतलब आपने रिएक्शन लिख रखी है, छोटी सी समीकरण, रिएक्शन नहीं समीकरण बोलेंगे, तो जो भी समीकरण आपने लिख रखी है, इस समीकरण के आधार पे, ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, और डेल्टा जी का मान क्या भी आ सकता है, ज़ीरो भी आ सकता है। डिपेंड करता है किस पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि डेल्टा जी का मान प्लस होगा, माइनस होगा या ज़ीरो होगा। अब तो अगर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव हो जाए तो अभिक्रिया संभव नहीं होगी, डेल्टा जी का मान नेगेटिव हो जाए तो अभिक्रिया संभव होगी, डेल्टा जी का मान ज़ीरो हो जाए तो हम बोलेंगे कि सेल, पूरा का पूरा सेल या जो भी इलेक्ट्रॉन निकाय है वो किस में है, साम्य अवस्था में स्थित है, इक्विलिब्रियम में स्थित है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसको। तो बोल रहा है जब हमने क्या ले रखा है, ई नॉट सेल की वैल्यू है जो, वो क्या है, पॉजिटिव है, या ई सेल की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो तब क्या हो जाएगा, आप इस तरह से डेल्टा जी इक्वल टू क्या करोगे, माइनस एन एफ, और ई सेल की वैल्यू किस में है बोला, पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में कुछ भी है, कुछ भी वैल्यू है इसकी, 1.70 है या कुछ भी है, तो तब डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस। तो इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में आई है। ठीक है, नेगेटिव में आई है तो इसका मतलब अभिक्रिया क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अभी क्योंकि मैंने बताया था कि डेल्टा जी का मान जब नेगेटिव हो तब पॉसिबल। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जब डेल्टा जी का मान n माइनस का है, ठीक है, f, और यहाँ भी क्या हो जाए, ई सेल का या ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब अभिक्रिया क्या नहीं होगी, पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, और जब क्या होगा, हो सकता है क्या हो जाए, जो भी डेल्टा जी है उसका मान क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। ठीक है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ ना हो तो फैराडे भी जितना रहेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में होंगे, या ई नॉट सेल है उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, तो सारा कुछ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो डेल्टा जी ज़ीरो आ जाएगा। तो तब हम बोल सकते हैं कि यदि सेल का जो सेल विभव है, ठीक है, उसका मान शून्य है, तो डेल्टा जी, और स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो डेल्टा जी नॉट का मान भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और सेल अभिक्रिया क्या होगी, इस तरह से साम्यावस्था में या साम्य में स्थित होगी। ठीक है, हो गया। तो इतना ही था आज के लेक्चर में, आगे हम फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक है, चलिए इतना कर लीजिए।